दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो यह है सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 है, जो कि धारा 26 से लेकर के धारा 35 तक विस्तारित है। धारा 26 से लेकर के आपसे पूछा जा सकता है सीआरपीसी अध्याय 3 कहाँ से कहाँ तक है। धारा 26 से लेकर धारा 35 तक है। इसका क्या नाम है? न्यायालयों की शक्ति। तो प्रश्न यह बन सकता है या बनता है कि न्यायालयों की शक्ति कौन से अध्याय में है, या अध्याय 3 के चैप्टर का क्या नाम है कि न्यायालयों की शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट। चलिए पढ़ते हैं। ये पहली धारा है, धारा 26। धारा 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। इसका मतलब यह है, ऐसे कौन से न्यायालय हैं जिनके द्वारा अपराध विचारण होगा, उसका ट्रायल होगा। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए क भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अधीन किसी अपराध का विचारण, यानी कि जो अपराध जो वर्णित है वो आईपीसी में वर्णित है, तो उसके अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अब सेशन न्यायालय किसे कहते हैं, मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप उस पर जाकर के देखिए। तीसरा, किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। ठीक है, परंतु ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। परंतु भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 है बलात्संग के लिए दंड। 376 क है पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। 376 ख है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक रहने के दौरान मैथुन। 376 ग है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। जैसे इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। जैसे प्राधिकार का मतलब होता है किसी के अधिकार में, जैसे लड़की थाने में है इस और पुलिस द्वारा उसके साथ गलत काम किया जाता है। 376 घ है सामूहिक बलात्कार। या 376 अंग पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड, पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड, जो कि एक ही अपराध को बार बार करते हैं, के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य जहाँ तक हो सके। देखिए यहाँ पे लिखा है यथासाध्य। ठीक है ना, यथासाध्य का मतलब जहाँ तक हो सके ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि अपराध बलात्कार पीड़ित महिलाओं का विचारण कौन, एक महिला जज महिला जज ही करेगी। तो एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है ना, बलात्कार से पीड़ित महिला का जो विचारण होगा वो महिला न्यायाधीश करेगी, यह बात सत्य है। ख, किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब क उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। या दूसरा, यहाँ पे है, पहला उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, दूसरा किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित है। तो प्रथम अनुसूची जो है, आप सीआरपीसी जब बेयर एक्ट देखेंगे तो लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। ये जो है ख वाला जो लाइन जो सेंटेंस है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके यह कहा गया है कि किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जैसे पोक्सो एक्ट हो गया, जो पोक्सो एक्ट हो गया, पोक्सो। ठीक है, या नारकोटिक एक्ट हो गया, नारकोटिक एक्ट हो गया। तो इसमें यह लिखा रहेगा कि यदि
कोई व्यक्ति इतने ग्राम से ज़्यादा नारकोटिक एक्ट में पकड़ा जाता तो उसका विचारण कौन करेगा। पोक्सो एक्ट में यदि कोई बच्चा जो है अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका विचारण कौन करेगा। तो इन एक्टों में यानी कि लिख दिया जाता है कि इसका विचारण कौन करेगा। यदि उसमें उस एक्ट में लिखा है कि इसका विचारण एडीजे करेगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज करेगा या सेशन जज करेगा, क्योंकि उस एक्ट में लिख दिया गया इसलिए होगा। यदि नहीं है, यदि किसी एक्ट में ऐसी बात नहीं लिखी गई है तो उसका विचारण या तो उच्च न्यायालय करेगा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा होगा जो कि अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, या ये जो अनुसूची आप देख रहे हैं इसमें जो वर्णित है उस न्यायालय के अनुसार, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार होगा। अब आ गया देखिए कि धारा 27 महत्वपूर्ण पूछा जाता है प्रश्न में। धारा 27 किशोरों के मामले में अधिकारिता। किसी ऐसे अपराध के विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु इस तारीख से जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए, ठीक है, 16 वर्ष से कम उम्र का है, 16 वर्ष से कम उम्र का है, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया। ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है ना, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। जैसे आप सीजीएम होता है, सीजेएम, या एसीजीएम होता है, एसीजेएम। सीजीएम सीनियर है, एसीजीएम उससे जूनियर है। या तो सीजीएम इस मैटर को हफ्ता में, जैसे कोर्ट लगता है ना, हफ्ता में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। तो हर जज का एक टर्म होता है कि इस दिन जो है ये पाक्सो या पोक्सो एक्ट देखेगा, बच्चों का मामला देखेगा। ठीक है, या तो एसीजीएम देखे या तो सीजीएम देखे। समझ रहे हैं आप ना। जैसे किसी दिन ये तय रहेगा कि हफ्ते में एक दिन की ये जो है 5 या बृहस्पतिवार को महिलाओं से संबंधित मामला देखा जाएगा या दाय से संबंधित मामला जो है देखा जाएगा। इस सबका एक शेड्यूल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 28 से दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय न्यायाधीश दे सकेंगे। दंडादेश जो है उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। ठीक है। खंड 2 सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है। अब आप समझिए कि जो हाई कोर्ट का जज है और जो डीजे है या एडीजे है, इन सभी का दंड के संदर्भ में पावर एक जैसा है। ठीक है ना। इन सभी का दंड के संदर्भ में, यानी कि दंड देने के संदर्भ में पावर एक जैसा है। किसी को मृत्युदंड जो सबसे बड़ा दंड होता है, ये तीनों जज जो है हाई कोर्ट, डीजे और एडीजे दे सकते हैं। ठीक है। यदि हाई कोर्ट को छोड़ दिया जाए, इसको हाई कोर्ट को छोड़ दिया जाए, तो डीजे और एडीजे जब मृत्युदंड देंगे तो हाई कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है। हाई कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है, तब जब उसकी पुष्टि हो जाएगी तभी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए भैया। ठीक है ना। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, आप लोग थोड़ा सहयोग अपना बनाइए। और दूसरी बात यह है कि आज 11 अगस्त 2021 है और सुनने में ये आ रहा है कि जो है नवंबर या अक्टूबर के बीच में बिहार जुडिशरी की 271 वैकेंसी आएगी। बिहार जुडिशरी की 271 वैकेंसी आएगी और बिहार का 250 एपीओ की सीट आने वाली है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी, यूपी में भी 250 जो है एपीओ की सीट आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
खंड 3 सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। सहायक सेशन न्यायाधीश, ठीक है ना। अब जैसे आप बता रहे हैं आपको, एक डीजे हो गया, एडीजे फर्स्ट हो गया, एडीजे फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये सीनियर मोस्ट हो गया, उसके बाद सीनियर ये होगा, फिर एडीजे सेकंड, सॉरी एडीजे सेकंड, ठीक है, फिर एडीजे थर्ड। अब एडीजे प्रमोट होकर के डीजे बनता है। अब एडीजे सेकंड जो है प्रमोट होकर एडीजे फर्स्ट बनेगा, एडीजे थर्ड जो है प्रमोट होकर के एडीजे सेकंड बनता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ते रहेंगे इनका पावर जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। तो ये जो सबसे लास्ट वाला जो एडीजे है इसको भी सहायक सेशन न्यायाधीश ही कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा जूनियर होता है उसके संदर्भ में यह बात कही गई है, जो जूनियर है उसके संदर्भ में यह बात कही गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, महत्वपूर्ण धारा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, पहला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय यानी कि सीजीएम मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। अब इन सबको भूल जाइए, ये जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष, ठीक है। सीधा सीधा आप याद रखिए कि सीजीएम जो है, ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, सीजीएम जो है 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम की सज़ा देने का ये प्रावधान रखता है। 7 वर्ष तक का सज़ा देने का प्रावधान रखता है, ठीक है। 7 वर्ष, सीजीएम सिर्फ 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। खंड 2 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माना का दंडादेश दे सकता है, ठीक है ना। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये से अनधिक वर्ष का जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। जो आप ये जो समझ रहे हैं सिविल जज द्वितीय वर्ग, जो नोटिफिकेशन या वैकेंसी जो निकलती है मुंसफ के लिए या सिविल जज के लिए, ठीक है ना, वह इसके लिए है। ये 323 504 का जो मुकदमा देखता है वो छोटे मारपीट के मुकदमे, वो इसके लिए, ठीक है। और जब थोड़ा सा और वो सीनियर हो जाएगा तब वह जो है मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हो जाता है और 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ हैं और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग की शक्तियाँ, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को सीजीएम का पावर है, ठीक है ना। चीफ मेट्रोपॉलिटन सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जो है सीजीएम का पावर के बराबर है, सीएमएम बराबर सीजेएम, ठीक है ना। मुख्य नाम महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूँ, और थोड़ा सा और मैं इसको और समझा दे रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा और आसानी से आप लोग समझिए, ठीक है ना।
HC यानी कि अब देखिए महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो यहाँ पे लिखा हुआ है 29/4 में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 29/4 में, ठीक है ना, महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय इसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समतुल्य दंड देने की शक्ति है। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, फिर ये जो बात है 29/4 में, इसे भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर जो है दंड देने का प्रावधान है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वह 1 वर्ष या 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है, 29/3 में जिक्र है। प्रथम वर्ग का न्यायालय जो है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है, वह 3 वर्ष से अनधिक या 10,000 रुपये का जुर्माना है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 7 साल से अधिक या 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, CJM जो है। और सहायक सेशन न्यायाधीश जो है वो 10 वर्ष से थोड़ा सा कम की सज़ा दे सकता है। और सेशन जज और हाई कोर्ट को दोनों को बराबर पावर है सज़ा देने का। तो आप इस ढंग से याद करिएगा इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है, यह जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, आपसे यह मिस न होना पाए। अगर आप किसी दिन कहेंगे तो हम जो एक लिस्ट दे देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, यह भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है। खंड 1, किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, व्यतिक्रम का मतलब होता है हिला हवाली करना, ठीक है ना, न देना, मना करना, लेट लतीफ़ी करना, होने पर इतनी अवधि के कारावास अर्धनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। जितना उसको पावर है टोटल जुर्माना लगाने का, उतना ही लगाएगा, उससे अधिक नहीं होगा। यदि उससे अधिक होगा तो मामला जो है ट्रांसफ़र कर देगा अपने हायर अथॉरिटी को। ख, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अभिनिर्णित किया गया है, वहां उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा पूरा टोटल कारावास का। दूसरा, इस धारा के अधीन वर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जाने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। कि जो कारावास दिया जाएगा वह जुर्माना न देने पर वह जो मेन कारावास होता है, जो मुख्य कारावास है, उसके अलावा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धारा 31 पर। धारा 31 से एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश, ये महत्वपूर्ण धारा यह भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, तब आईपीसी की धारा 71, आईपीसी की धारा जो है 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड देने की अवधि। धारा 71 जो आईपीसी का है, ये कहता है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड देने की अवधि, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण धारा है ये। तो धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दंडादेश दे सकता है जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हों। यदि न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो तो ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निर्देश दे, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे एक के बाद एक भोगा, आप जैसे ये दंड भोग, मेन दंड भोगा, उसके बाद ये वाला दंड भोगा, साथ साथ
दोनों दोनों चलेंगे, ठीक है। खंड 2, दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में, क्रमवर्ती माने एक के बाद एक, क्रमवर्ती का मतलब एक के बाद एक, दशा में केवल इस कारण से कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्ध पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात कही गई है। मान लीजिए उसने चोरी की, चोरी के लिए 3 साल का सजा है, और व्यतिक्रम के अनुसार उसका जो, ऐसा एक उदाहरण मान के चलिए, सिंपल से उदाहरण दे रहे हैं, और 2-3 उसने व्यतिक्रम कर दिया, 2-3 जुर्माना नहीं भरा, मान ले 10,000 का जुर्माना लगाया गया उसके ऊपर, और कहा गया भैया 3 महीना तुम अगर 10,000 रुपया दोगे, नहीं दोगे तो 3 महीने की सज़ा और बढ़ा दी जाएगी। फिर जब 3 महीना ख़त्म हो गया, फिर कहा 10,000 रुपया दो, नहीं दोगे, फिर 3 महीने सज़ा बढ़ा, इस करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया। तो यदि ऐसा हो जाता है तो उसको उच्चतर न्यायालय में नहीं भेजा जाएगा, परंतु को किसी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडादेश नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, किसी भी दशा में जुर्माना मिला करके जो है 14 वर्ष से जो है अधिक का कारावास दंडनीय नहीं होगा। ख, संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दोगुने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। अब चोरी के लिए 3 साल है, ठीक है ना, अब जुर्माना न दिया तो फिर 3 साल हो गया। अब ये, लेकिन ये दुगुने 6 साल से ज़्यादा ये नहीं रख सकता है, चाहे दे चाहे न दे, 7 साल नहीं रहेगा, चाहे पैसा दे चाहे न दे, लेकिन वो जो उसका मेन दंड है उससे ज़्यादा उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उससे दुगने से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। खंड 3, किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उस क्रमवर्ती दंडादेश का योग इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धारा 32 की तरफ। धारा 32, शक्तियां प्रदान करने का ढंग। इस संहिता के अधीन शक्तियों प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उसके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणतया या उसके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है, ठीक है ना। अब जैसे कोई पद देना हो, कोई पोस्ट देना हो किसी व्यक्ति को, तो इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से, ठीक है ना, एक कोई खास नाम से, ठीक है ना, या उसके पद के आधार पर अथवा पदाधारियों के वर्गों के साधारण, एक इस प्रकार समझिए एक पद के नाम उसका एक सृजन करेगी, उसको शक्ति देगी पद का नाम सृजन करके। खंड 2, ऐसे प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से वह ऐसे सख्त किए गए व्यक्ति को सूचित किया जाता है, सशक्त किए गए व्यक्ति को सूचित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सशक्त का मतलब होता है नियुक्त, सशक्त का मतलब होता है नियुक्ति। धारा 33, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण धारा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। धारा 34, शक्तियों को वापस लेना। खंड 1, यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसके या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की गई है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं हम।
एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे डीएम है, डीएम जिले का सर्वे सर्वा होता है, ये सभी काम करता है डीएम। लेकिन जब यह देखा गया कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो गया, ठीक है ना, जब यह देखा गया, गवर्नमेंट ने देखा कि इसके साथ बहुत ज़्यादा पावर हो गया, अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो डेवलपमेंट का काम जो है, डेवलपमेंट का काम जो डीएम करता था, डेवलपमेंट का जो पोस्ट वो धारण करता था, उसको डीएम से हटा दिया गया। अब उसको दे दिया गया सीडीओ को, ठीक है। अब सीडीओ जो है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जिले का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ठीक है। अब जैसे एसडीएम हो गया, अब कोई लड़का अगर आईएएस बनता है तो सबसे पहले एसडीएम बनेगा, उसकी ट्रेनिंग होगी। एसडीएम से एक आध साल रहेगा, एक आध 1.5 साल 2 साल रहेगा, उसके बाद जो है वो सीडीओ बना दिया जाता है किसी जिले का, एक आध साल या 1.5 साल वहाँ भी रहता है, उसके बाद वो डीएम बना दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से गवर्नमेंट ने डीएम की जो डेवलपमेंट की जो पावर है, उसकी शक्ति को लेकर के सीडीओ को दे दिया। दूसरा, ये देखिए, दूसरा, जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश ने पद उत्तरवर्ती कौन है, पद उत्तरवर्ती कौन है मतलब मेरे बाद कौन है। जैसे मान लीजिए मैं एक जज हूँ, मेरे बाद जैसे मान लीजिए मैं एडीजे हूँ, ठीक है। अब मैं रिटायर हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी हो, तो हमारे बाद कौन बनेगा, तो वही पद, तो हमारे बाद जो है एडीजे का पद कौन धारण करेगा, तो यही कह रहा पद उत्तरवर्ती। तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इसके अधीन किसी कार्रवाई या आदेशों के प्रयोजन के लिए अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। तब जो है सेशन न्यायाधीश यानी कि डीजे यह डिसाइड करेगा कि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती समझा जाए, तो इसमें से कौन जो है उस पद का उत्तरवर्ती होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे माने डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। तीसरा, जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट या पद उत्तरवर्ती कौन है, तब यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजन के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाए। यह डीएम और सीजेएम, डीएम और सीजेएम को दोनों को बताता है। सीजेएम, डीएम को जो है न्यायालय के बाहर, सीजेएम न्यायालय में जो है वो डिसाइड करेगा। मजिस्ट्रेट कौन, ऐसा व्यक्ति जो, ऐसा कोई पदधारी व्यक्ति जिसको पावर हो 7 साल से कम या 7 साल तक सजा देने का जिसको अधिकार हो, उसे मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो भाइयों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद आप सभी का।